तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक आइलैंड को देखते हैं जहाँ पर कुछ हंटर्स बड़ी लाल चींटियों के साथ लड़ रहे होते हैं। उस आइलैंड के पास ही कुछ नेवी के ऑफिसर्स भी होते हैं। शिप्स का कैप्टन दूरबीन से हंटर्स के ऊपर नजर रख रहा होता है। तभी एक ऑफिसर कैप्टन को कहता है कि कैप्टन हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो कैप्टन कहता है कि हमारे हथियार उन मॉन्स्टर्स पर काम नहीं करेंगे, हमें सब कुछ हंटर्स पर ही छोड़ना पड़ेगा। तभी उन हंटर्स में से एक हंटर कहता है कि हमें इन सभी को यहीं पर रोक कर रखना होगा। तभी कुछ हंटर्स अपनी मैजिकल पावर से उन चींटियों पर हमला करते हैं, पर उन चींटियों पर उस हमले का कोई भी असर नहीं होता है। चींटियां हंटर्स पर भारी पड़ने लगती हैं और चींटियां हंटर्स को खाने लगती हैं। तभी वहाँ एक एस रैंक हंटर मिन आता है और वो एक ही वार से उस चींटी को मार देता है और मिन अपने हीलिंग मैजिक से घायल हंटर को ठीक कर देता है। पर तभी मिन पर बहुत सारी चींटियां हमला कर देती है, पर मिन का साथी उनसियो को अपनी थंडर पावर से उन चींटियों को मार देता है। वहाँ पर मिन का एक और साथी बेक भी होता है जो कि अकेला ही चींटियों के साथ लड़ रहा होता है। उनसियो को और बेक मिलकर चींटियों को मार देते हैं। मिन बेक और उनसियो को कहता है कि मैं और लोगों को बचाना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है कि तुम दोनों मेरी रक्षा करोगे। पर तभी वहाँ पर एक बड़ी व्हाइट चींटी आती है। बेक कहता है कि शायद ये इन चींटियों की लीडर होगी। बेक मिन को घायलों का ध्यान रखने के लिए कहता है। उनसेक और बेक उस बड़ी व्हाइट चींटी के साथ लड़ने लगते हैं। उनसेक अपनी थंडर पावर से उस बड़ी चींटी को झटका देता है और बेक उस बड़ी चींटी के दांत तोड़ देता है। बड़ी चींटी बेक के ऊपर हमला करती है। बेक पीछे हटता है और चींटी के दांत को पूरी पावर से चींटी की तरफ फेंकता है और वो दांत चींटी के आर पार हो जाता है और वो चींटी मर जाती है। पर तभी वहाँ पर बहुत सारी व्हाइट चींटियां आ जाती हैं। उनसियो को कहता है कि शायद ये चींटियां लीडर भी नहीं है। फिर बेक और उनसियो अपनी पूरी पावर से उन चींटियों के ऊपर हमला कर देते हैं। हम देखते हैं कि जंगल से दूर शहर में भी चींटियां आ चुकी होती हैं और शहर में भी कुछ हंटर्स होते हैं। उन हंटर्स में से एक हंटर कहता है कि मिस्टर चोय हम सब तैयार हैं। चोय एक एस रैंक हंटर होता है। चोय अपनी फायर पावर से उन चींटियों के ऊपर हमला करता है, पर चोय के हमले से सिर्फ लाल चींटियां ही मरती है, पर बड़ी व्हाइट चींटियों पर उस हमले का कोई भी असर नहीं होता है। चोय हंटर्स को हमला करने के लिए कहता है और सभी हंटर्स उन बड़ी व्हाइट चींटियों के साथ लड़ने लगते हैं। हमें बताया जाता है कि 10 साल पहले अचानक कुछ पोर्टल्स खुलने लगे जो कि दूसरी दुनिया के साथ जुड़े हुए थे और उन पोर्टल्स के अंदर बहुत से अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स होते हैं जिन्हें मैजिक बीस्ट कहा जाने लगा। उन मैजिक बीस्ट पर नॉर्मल हथियारों का कोई भी असर नहीं होता है और जो लोग इन मैजिक बीस्ट के साथ लड़ने के काबिल बन पाए उन्हें हंटर्स कहा जाने लगा और हंटर्स को उनकी पावर्स के आधार पर रैंक किया जाता है। जैसे कि सबसे ऊपर एस रैंक के हंटर होते हैं और सबसे नीचे ई रैंक के हंटर्स होते हैं और एक बार पावर्स मिलने के बाद हंटर्स उन पावर्स को डेवलप नहीं कर सकते हैं। फिर हमें 3 साल बाद प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि शहर की एक बिल्डिंग के पास एक पोर्टल खुला होता है और वहाँ पर कुछ हंटर्स भी होते हैं जो कि रेड मिशन के लिए इकट्ठा हुए होते हैं। तभी वहाँ पर एक पार्क नाम का हंटर आता है। पार्क किम के साथ मिलता है। किम पार्क से पूछता है कि वो यहाँ क्या करने के लिए आया है। उसने तो हंटर का काम छोड़ दिया था। पार्क किम को बताता है कि उसकी वाइफ अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली है और इसलिए पार्क को कुछ पैसों की जरूरत है। किम पार्क को कहता है कि अगर रेड मिशन सक्सेसफुल रहा तो हमें काफी पैसे मिल सकते हैं। पार्क किम को कहता है कि मुझे चिंता हो रही है कि इतने दिनों के बाद मैं आप सभी के साथ काम कर भी पाऊंगा या नहीं। तभी वहाँ पर जिनवू आता है। सभी लोग जिनवू को गुड मॉर्निंग बोलने लगते हैं। तभी किम जिनवू को कहता है कि जिनवू क्या तुमने अच्छे से खाना खाया। जिनवू किम को कहता है कि हाँ मैं अच्छे से खाना खा के आया हूँ। हम देखते हैं कि सभी लोग जिनवू को काफी अच्छे से ट्रीट कर रहे होते हैं। पार्क किम से पूछता है कि ये लड़का कौन है जिसे सभी लोग काफी अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, क्या ये काफी ताकतवर है। किम कहता है कि नहीं, ये ताकतवर हंटर नहीं है बल्कि ये दुनिया का सबसे कमजोर हंटर है। ये लड़का ई रैंक के डंजन में भी घायल हो गया था और इसलिए इसको हॉस्पिटल जाना पड़ा। पार्क कहता है कि क्या सच में ये इतना कमजोर है। किम कहता है कि अगर जिनवू यहाँ पर आया है तो ये मिशन काफी आसान होगा। जिनवू सभी की बातें सुन रहा होता है। जिनवू सोचता है कि सभी लोग सच्ची तो बोल रहे हैं। तभी वहाँ पर जूही नाम की एक हंटर आती है और वो जिनवू को कहती है कि तुम फिर से घायल हो गए। जिनवू कहता है कि जूही हम फिर से एक साथ मिशन पर जा रहे हैं। जूही कहती है कि जिनवू सबसे जरूरी बात ये है कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है। जिनवू कहता है कि ये तो एक आम सी चोट है। जूही कहती है कि जिनवू तुम अपना ख्याल रखा करो। फिर जूही और जिनवू एक साथ एक जगह पर
बैठ जाते हैं। जूही जिनवू को कहती है कि मैंने सुना कि तुम हॉस्पिटल में थे। जिनवू कहता है कि हाँ, मैं अकेला ही था जो एक ई रैंक के डंजन में घायल हो गया था। जूही कहती है कि क्या तुम्हारी टीम में कोई हीलर नहीं था? जिनवू कहता है कि हमारी टीम में बाकी सभी हाई रैंक्ड हंटर थे, तो इसलिए उन्हें हीलर की जरूरत नहीं थी। जूही कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, और किसी को भी तो हीलर की जरूरत पड़ सकती थी। जिनवू कहता है कि जूही कोई बात नहीं, मैं ही कुछ ज्यादा कमजोर हूँ, तुम भी ये बात जानती हो। फिर सभी हंटर एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। फिर सोंगचुल नाम का एक हंटर कहता है कि मैं इस रेड मिशन का कैप्टन हूँ और हमारी टीम में बहुत से हाई रैंक्ड हंटर हैं और मुझे तुम्हारी टीम को लीड करने में खुशी होगी, तो क्या सभी तैयार हैं? फिर सभी हंटर्स पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। किम जिनवू के पास आता है और कहता है कि जिनवू हमारे साथ ही रहना और घायल मत होना। फिर जूही भी पोर्टल के अंदर चली जाती है। जिनवू अपना चाकू निकालता है और सोचता है कि एक चाकू के साथ थोड़ी सी मैजिक पावर्स और मैं अपनी कमाई से सिर्फ इस चाकू को ही खरीद सकता हूँ, पर ये कुछ ना होने से तो अच्छा ही है। फिर जिनवू हिम्मत जुटाकर पोर्टल के अंदर चला जाता है। फिर हमें गो गुनही के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जो कि हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होता है। गो का असिस्टेंट गो से पूछता है कि सर, आपकी मीटिंग गवर्नमेंट के साथ कैसी रही? गो बताता है कि गवर्नमेंट सिर्फ एक ही बात कहती है कि हमें डंजन को ब्रेक होने नहीं देना है और डंजन से मिलने वाली चीजों को उन्हें अच्छे तरीके से भेजना है। गो कहता है कि वैसे वो कुछ गलत भी नहीं बोल रहे, हम डंजन से मिलने वाली चीजों को बेचकर ही अपनी जिंदगी जी रहे हैं और मारे गए मैजिक बीस्ट से मिलने वाले क्रिस्टल को मैजिक जेम्स बोलते हैं और इन्हें पैसे के लिए बेचा जा सकता है। हम देखते हैं कि जिनवू के हाथ एक क्रिस्टल का टुकड़ा लगता है। जिनवू काफी खुश होता है, पर तभी जिनवू के ऊपर एक मैजिक बीस्ट हमला कर देता है। जिनवू अपने चाकू से मैजिक बीस्ट के हमले को रोकता है, पर जिनवू के चाकू पर क्रैक आ जाता है और जिनवू मैजिक बीस्ट के हमले से बचता है और जिनवू मैजिक बीस्ट के ऊपर हमला करता है, पर जिनवू का चाकू टूट जाता है और जिनवू को मैजिक बीस्ट की तलवार लग जाती है। तभी वहाँ पार्क आता है और वो मैजिक बीस्ट को मार देता है। पार्क जूही को जिनवू को हील करने के लिए कहता है। जूही जिनवू को हील करने लगती है। जिनवू सभी को देख रहा होता है कि बाकी सभी कितनी आसानी से मैजिक बीस्ट को मार रहे हैं। दूसरी तरफ गो बताता है कि हाई रैंक्ड मैजिक बीस्ट से मिलने वाले क्रिस्टल का इस्तेमाल ताकतवर मैजिक बीस्ट को हराने वाले हथियार को बनाने में किया जाता है। हालांकि डंजन से मिलने वाले माना क्रिस्टल से भी हथियार बनते हैं, पर उनका असर मैजिक जेम्स जितना नहीं होता है और गवर्नमेंट इन क्रिस्टल्स का यूज एक तरह की नई ऊर्जा बनाने में करना चाहती है, जो कि न्यूक्लियर पावर से सेफ और विंड पावर, हाइड्रो पावर और थर्मल पावर से अच्छी हो, और ये ऊर्जा बाकी सभी पावर से कम पोल्यूशन फैलाएगी। ये एक तरह की ग्रीन एनर्जी है और गवर्नमेंट रिसर्च कर रही है कि वो मैजिक जेम्स और माना क्रिस्टल का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाए। गवर्नमेंट को पता है कि ये रेयर क्रिस्टल सिर्फ हंटर ही ढूंढ सकते हैं, इसलिए उनके लिए हंटर्स इतने जरूरी है। फिर हम देखते हैं कि सभी हंटर्स मिलकर डंजन बॉस को हरा देते हैं और जिनवू उनको देख रहा होता है। तभी जूही जिनवू को कहती है कि जिनवू, मुझे बताओ कि तुम अपनी किसी जिद में आकर तो हंटर नहीं बने, क्योंकि अगर ऐसी बात है तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हें कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा। जिनवू जूही से माफी मांगता है। जूही कहती है कि मुझे माफी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी चिंता होती है। फिर किम सभी से पूछता है कि उनको लूट मिल गई। सभी को ज्यादातर लूट मिल चुकी होती है, पर वहाँ पर बहुत कम माना क्रिस्टल होते हैं जिनसे वो ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते, और जिनवू के पास भी सिर्फ एक ई रैंक मैजिक जेम होता है। तभी एक हंटर सभी को आवाज लगाता है। सभी को एक गुफा दिखती है। डंजन बॉस के मरने के बाद भी डंजन बंद नहीं होता है। किम कहता है कि इस गुफा के अंदर और भी लूट हो सकती है। तभी सोंगचुल कहता है कि हमें ऐसे हालात में सबसे पहले हंटर एसोसिएशन को रिपोर्ट देनी चाहिए और रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तभी किम सोंगचुल को कहता है कि इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लूट को बाद में आने वाले हंटर्स के लिए छोड़ दें। पार्क कहता है कि ये तो सिर्फ एक डी रैंक डंजन है। फिर किम कहता है कि पार्क की वाइफ अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली है और पार्क के पास बहुत ही कम माना क्रिस्टल है। सोंगचुल कहता है कि मैं तुम सबकी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, पर ये बात भी सच है कि अंदर कोई भी अनजान खतरा हो सकता है, तो इसलिए हम वोट करेंगे। किम और पार्क गुफा के अंदर जाने के लिए वोट करते हैं और जूही गुफा के अंदर ना जाने के लिए वोट करती है। वोट बराबर हो जाते हैं और अब सिर्फ जिनवू ही बचा होता है जिसने वोट नहीं किया होता है। जिनवू सोचता है कि डी रैंक डंजन उसके लिए खतरनाक हो सकता है, पर उसके पिता लापता है और उसकी माँ हॉस्पिटल में दाखिल है और उसकी बहन कॉलेज में पढ़ती है और वो अकेला ही है जो अपनी फैमिली में कमाता है और इसलिए उसको पैसों की जरूरत है, और जिनवू गुफा में जाने के लिए वोट करता है। फिर हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक ब्लैक क्रिस्टल की मदद से हंटर्स को उनकी पावर्स के अकॉर्डिंग रैंक किया जा रहा होता है और बाहर अलग अलग एजेंसीज उन हंटर्स को हायर करने के लिए कन्वेंस कर रही होती है। और तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कि मिस्टर चोई के साथ बात कर रहा होता है कि एक बी रैंक और 2 सी रैंक हंटर्स उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। तो चोई कहता है कि
किसी भी हंटर को उसकी एज या जेंडर के बेस पर नहीं बल्कि उसकी पावर्स के बेस पर हायर करना। पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी टैलेंट हमारी एसोसिएशन की चाहत से ज्यादा ताकतवर है। फिर हम देखते हैं कि दो आदमी एक स्कूटी पर आते हैं और एक औरत का बैग छीन कर ले जाते हैं। पर तभी उन चोरों के सामने एक लड़की आती है और वो लड़की छलांग मारकर उन चोरों से वो बैग ले लेती है। और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि चाहेन होती है, जो कि एक एस रैंक हंटर है। सभी लोग चाहेन को घेर लेते हैं पर चाहेन वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि सभी हंटर 40 मिनट से गुफा के अंदर चल रहे होते हैं और पोर्टल डंजन बॉस के मरने के 1 घंटे बाद बंद हो जाता है। इसका मतलब सभी हंटर्स के पास सिर्फ 20 मिनट हैं। जिनवू जूही से माफी मांगता है क्योंकि उसके वोट के वजह से उसे इस गुफा के अंदर आना पड़ा। जूही कहती है कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। जिनवू जूही को कहता है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो? जूही गुस्से में जिनवू को कहती है कि नाराज कैसे ना हो, क्या तुम भूल गए अगर तलवार थोड़ी सी भी ज्यादा घुस जाती तो तुम मर सकते थे और मैं बहुत मुश्किल से तुम्हारे हाथ पैरों को ठीक कर पाई हूँ, तुम समझते क्यों नहीं हो? जिनवू जूही से माफी मांगता है। जिनवू सोचता है कि जूही जैसी बी रैंक हीलर की वजह से ही उसकी जान कई बार बची है। जूही जिनवू को कहती है कि अगर तुम सच में माफी मांगना चाहते हो तो अगली बार मेरे साथ खाने पर चलना। जिनवू कहता है कि क्या? जूही कहती है कि क्या तुम्हें मेरे साथ खाना पसंद नहीं है? जिनवू कहता है कि ऐसी बात नहीं है। तभी सभी को एक दरवाजा मिलता है। सभी दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि गो नए हंटर्स के साथ मीटिंग कर रहा होता है। गो हंटर्स को बताता है कि 10 साल बाद भी उन्हें पोर्टल्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। कोई नहीं जानता कि डंजन में क्या हो जाए, इसलिए हंटर बनना काफी रिस्की काम है। भले कोई भी हंटर कितने भी मिशन कर ले पर उन्हें हमेशा सावधान रहना चाहिए। फिर सभी जैसे ही दरवाजा खोलते हैं डंजन की मशालें अपने आप जगने लगती हैं। डंजन के अंदर बहुत सारे स्टैचू होते हैं और डंजन के अंदर एक बहुत बड़ा स्टैचू भी होता है। तभी सोंगचुल को एक मैजिक सर्कल दिखता है। तभी एक हंटर सोंगचुल को वहां लगाता है और कहता है कि ये क्या लिखा हुआ है? सोंगचुल कहता है कि ये एंशिएंट लैंग्वेज है, यहाँ पर कुछ नियम लिखे हुए हैं। जैसे कि पहला नियम है गॉड की पूजा करो और दूसरा नियम है गॉड की तारीफ करो और तीसरा नियम है गॉड पर विश्वास रखो। और जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करेंगे वो यहाँ से जीवित बाहर नहीं जा सकेंगे। तभी जूही जिनवू को कहती है कि उस बड़े स्टैचू की आंखें अभी हिली, उसने हमारी तरफ देखा। जिनवू जूही को कहता है कि ये तुम्हारा भ्रम होगा। तभी डंजन के दरवाजे बंद हो जाते हैं और सभी को काफी चिंता होने लगती है। तभी एक हंटर दरवाजे खोलने के लिए जाता है और दरवाजे के पास खड़ा स्टैचू उस हंटर को मार देता है। सभी लोग काफी हैरान रह जाते हैं और जिनवू भी काफी डर जाता है क्योंकि जो हंटर मरता है वो डी रैंक का होता है और जिनवू सोचता है कि वो हंटर उस जैसे ई रैंक के हंटर से तो ज्यादा ही ताकतवर होगा। पर वो हंटर तो पलक झपकते ही मारा गया। और अगर स्टैचू हिल सकते हैं तो जिनवू पीछे मुड़कर बड़े स्टैचू की तरफ देखता है और तभी बड़े स्टैचू की आंखें हिलती हैं और हमें जिनवू का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जिनवू कई बार जिंदगी और मौत के हालातों से गुजरा है और जिनवू अपने पहले मिशन में ही अपनी टीम से अलग हो गया था और जिनवू के ऊपर मैजिक बीस्ट ने हमला भी किया था और एक बार तो वो भूल भुलैया में फंस गया था और भूख के कारण उसके मरने जैसी हालत हो गई थी। जिनवू के लिए ई रैंक मिशन भी मौत और जिंदगी का मिशन होता है और जिनवू के पास सिर्फ एक चाकू है और अगर वो चाकू भी टूट जाता है तो जिनवू को नंगे हाथों से मैजिक बीस्ट का सामना करना पड़ेगा। जिनवू सभी का मजाक भी सहता है। जिनवू अपनी आसपास की हर चीज को काफी ध्यान से ऑब्जर्व करता है। तभी जिनवू सभी को झुकने के लिए कहता है। उस बड़े स्टैचू की आंखों में से आग निकलती है और एक हंटर उस आग में जलकर राख हो जाता है। सभी लोग काफी डर जाते हैं। जिनवू जूही को बचा लेता है पर जिनवू भी काफी डर जाता है। जिनवू सोचता है कि हम सभी यहाँ पर फंस गए हैं और बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, इसका मतलब मैं भी मारा जाऊंगा। सभी हंटर्स काफी डरे हुए होते हैं। तभी एक हंटर कहता है कि क्या यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है? पहले ही 2 लोग मर चुके हैं। सोंगचुल सभी को हिलने से मना करता है क्योंकि अगर कोई भी हिला तो स्टैचू उसे मार देगा। जूही काफी डरी हुई होती है। तभी सोंगचुल जिनवू को कहता है कि अगर तुम स्टैचू की मूवमेंट को देखते नहीं तो हम सभी मर जाते। तभी जिनवू की नजर सोंगचुल के हाथ पर पड़ती है। सोंगचुल का हाथ कट चुका होता है। सोंगचुल जिनवू को कहता है कि मैं इसका दर्द अभी भी सहन कर सकता हूँ, क्या तुम खून रोकने में मेरी मदद करोगे? जिनवू सोंगचुल के हाथ पर पट्टी बांध देता है। सोंगचुल कहता है कि मैं जूही को हील करने के लिए कहने वाला था पर वो काफी डरी हुई है, इसलिए वो बी रैंक की हीलर होकर भी सिंपल रेड मिशंस को ज्वाइन करती है। मैं खुद बी रैंक के मिशन कर चुका हूँ पर ये एस रैंक का मिशन लगता है। इस टेम्पल के नियम उस स्टोन पर लिखे हैं और जो भी उन नियमों को नहीं मानेगा वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। जिनवू कहता है कि शायद इस टेम्पल का गॉड वो स्टैचू है
फिर हमें एक कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सोंगी होता है। सोंगी ने अभी अभी हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन किया होता है। सोंगी जिन्हो की बहन जिन्हा की क्लासमेट होती है। सोंगी जिन्हा को कहती है कि क्या तुम्हारा भाई हंटर है? जिन्हा कहती है कि हाँ, मेरा भाई एक ई रैंक हंटर है और उसका शरीर घावों से भरा रहता है, पर तुमने ये बात क्यों पूछी? तो सोंगी कहती है कि अगर मैं वहां होती तो मेरा अंत ऐसा नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि सोंगचुल कहता है कि शायद हम इस स्टैचू के दुश्मन नहीं है, तो हम हालात के शांत होने के बाद बाहर जाएंगे। पर तभी एक हंटर पूरी ताकत से वहां से भागने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि वो स्टैचू के अटैक करने से पहले बाहर निकल जाएगा, पर जैसे ही वो हंटर भागता है वो पलक झपकते ही मारा जाता है। जिन्हो कहता है कि अगर ये स्टैचू हमें कभी भी मार सकता है तो वो हमें मार क्यों नहीं देता। जिन्हो सोचता है कि शायद ये स्टैचू बाकी मैजिक बीस्ट की तरह नहीं है। तभी जिन्हो को टेम्पल के नियम याद आते हैं। जिन्हो सोंगचुल से पहले नियम के बारे में पूछता है। सोंगचुल बताता है कि पहला नियम है गॉड की रिस्पेक्ट करना। जिन्हो कहता है कि इस डंजन के अपने रूल्स हैं। जिन्हो खड़ा होता है और जैसे ही अपना सर ऊपर करता है स्टैचू जिन्हो पर हमला करने लगता है, पर जैसे ही जिन्हो सर नीचे करता है स्टैचू रुक जाता है। जिन्हो सभी को स्टैचू के सामने सर झुकाने के लिए कहता है। तभी पार्क कहता है कि जिन्हो तुम क्या बोल रहे हो? सोंगचुल जिन्हो से पूछता है कि क्या उसे कुछ पता चला है? जिन्हो कहता है कि अगर हमारा सर एक तय की गई ऊंचाई से नीचे रहेगा तो ये स्टैचू हम पर हमला नहीं करेगा, और शायद यही पहले नियम का मतलब है। फिर जिन्हो स्टैचू के सामने सर झुकाता है और जैसे ही बाकी सभी स्टैचू के सामने सर झुकाते हैं स्टैचू हमला करना बंद कर देता है और एक स्माइल करता है। फिर पार्क कहता है कि वो हम पर हमला नहीं कर रहा है। पार्क उठ जाता है और पार्क को देखकर बाकी सभी भी उठ जाते हैं। जिन्हो सोचता है कि शायद ये अभी खत्म नहीं हुआ है, और तभी वो स्टैचू अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। सभी ये देखकर हैरान रह जाते हैं। सोंगचुल जिन्हो को कहता है कि क्या तुमने सोचा कि आगे क्या होने वाला है? जिन्हो कहता है कि मुझे नहीं पता, स्टैचू हंटर्स की तरफ आ रहा होता है। जिन्हो कहता है कि दूसरा नियम था गॉड की पूजा करना, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता है। तभी एक हंटर आगे आता है और उस स्टैचू की पूजा करने लगता है, पर वो स्टैचू उस हंटर को कुचलकर मार देता है और स्टैचू एक लड़की को भी कुचलकर मार देता है। सभी लोग बिखर जाते हैं और भागने लगते हैं। पार्क यहाँ मरना नहीं चाहता है क्योंकि उसकी फैमिली उसका इंतजार कर रही है। पार्क एक स्टैचू के पास जाकर रुक जाता है और वो स्टैचू पार्क को 2 हिस्सों में काट देता है। जिन्हो सोचता है कि इस स्टैचू में तारीफ करने जैसा क्या है, ये तो एक हैवान है। जिन्हो आसपास के स्टैचूज को देखता है। काफी स्टैचूज के पास हथियार होते हैं, पर कुछ स्टैचूज होते हैं जिनके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जिन्हो सभी को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पकड़े हुए स्टैचूज के पास जाने के लिए कहता है। जैसे ही सभी स्टैचूज के पास पहुंचते हैं वो अपना इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू कर देते हैं। जिन्हो और जूही भी एक ड्रम पकड़े हुए स्टैचू के पास पहुंचते हैं, पर वो स्टैचू अपना इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाता है। इसका मतलब ये है कि एक स्टैचू के पास सिर्फ एक ही इंसान खड़ा हो सकता है। जिन्हो दूसरे स्टैचू के पास जाने लगता है। बड़ा स्टैचू जिन्हो के पीछे लग जाता है और जिन्हो को कुचलने ही वाला होता है, पर जिन्हो छलांग लगाता है और एक स्टैचू के पास पहुंच जाता है, पर वो स्टैचू जिन्हो को घायल कर देता है। जिन्हो रेंगते रेंगते इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के पास जाने लगता है और जिन्हो फाइनली उस स्टैचू के पास पहुंच जाता है। वो स्टैचू गाना गाने लगता है। बड़ा स्टैचू अपनी जगह पर बैठ जाता है। जूही जिन्हो के पास आती है। वो देखती है कि जिन्हो का एक पैर स्टैचू के नीचे कुचला जा चुका होता है। जूही जिन्हो के पैर को हील करने लगती है। जिन्हो जूही को कहता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, पर जूही कहती है कि मैं तुम्हें पूरा हील करके रहूंगी। पर तभी जूही के मुंह में से खून आने लगता है। सभी लोग जिन्हो के पास आ जाते हैं। सभी लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि उनकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। तभी सोंगचुल कहता है कि आखिरी फैसला मैंने किया था, तो यहाँ जो भी हुआ है उसका जिम्मेदार मैं हूँ। जिन्हो सोच रहा होता है कि ये बहस का समय नहीं है, अभी एक नियम बाकी है। और तभी बड़ा स्टैचू अपना हाथ उठाता है और टेम्पल के बीचों बीच एक अल्टर बाहर निकलता है। सभी कहते हैं कि वो क्या है? जिन्हो कहता है कि वो एक अल्टर है। कहानियों में वो चीज अक्सर आती है। उस जगह पर गॉड को खजाना और कुर्बानियां भेंट की जाती है। और तीसरा नियम है गॉड पर विश्वास रखना। तभी किम कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ क्या करना है, हमें एक कुर्बानी भेंट करनी होगी, है ना? किम अपनी तलवार निकालता है और सोंगचुल के गर्दन पर रख देता है। किम सोंगचुल को कहता है कि तुम अपनी बात भूले तो नहीं, अब वक्त है एक लीडर की जिम्मेदारी लेने का। सभी किम को रोकते हैं, पर सोंगचुल कहता है कि मैं जाऊंगा। सोंगचुल अल्टर की तरफ जाने लगता है। जिन्हो सोचता है कि इसमें सोंगचुल अकेला दोषी नहीं है, हम सबने यहाँ आने के लिए वोट किया था। जैसे ही सोंगचुल अल्टर के पास पहुँचता है एक आग जलने लगती है। सोंगचुल जिन्हो से पूछता है कि उसे अब क्या करना है। जिन्हो सोचता है कि
हमें तो सिर्फ एक कुर्बानी देनी थी। जिन्हो 2 हंटर्स को कहता है कि वो उसे अल्टर के पास ले जाएं और जैसे ही वो 2 हंटर और जिन्हो अल्टर के पास पहुंचते हैं 3 और आग जलने लगती है। जिन्हो सोंगचुल से पूछता है कि अगर हम यहाँ इंतजार करें तो क्या हमें कोई बचाने आएगा। सोंगचुल कहता है कि आज के दिन को मिलाकर यह गेट 7 दिनों से खुला होगा और मदद आने से पहले शायद वो स्टैचू फिर से हिलने लगे। जिन्हो सोचता है कि एक गेट को खुलने में 7 दिन लगते हैं और उसे ही डंजन ब्रेक कहते हैं। ऐसा होने पे मैजिक बीस्ट हमारी दुनिया में चले जाते हैं और रेड मिशन का लक्ष्य डंजन बॉस को हराना है और गेट को वक्त से पहले बंद करना है, जिसका मतलब है कि अगर हम यहाँ नाकाम हुए तो वो स्टैचू हमारी दुनिया में चला जाएगा। फिर हम देखते हैं कि जिन्हा अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल आई होती है। जिन्हा अपनी मॉम से बातें करने लगती है पर जिन्हा की मॉम कोई भी जवाब नहीं देती है क्योंकि वो कोमा में होती है। जिन्हो जूही और किम को भी अल्टर के पास बुलाता है और जैसे ही किम और जूही अल्टर के पास आते हैं 2 और आग जलने लगती है। तभी अल्टर में से बिजली निकलती है और नीली आग जलने लगती है और टेम्पल का दरवाजा खुल जाता है। फिर कुछ नीली आग बुझ जाती है और स्टैचू से हिलने लगते हैं और अल्टर की तरफ जाने लगते हैं। जिन्हो स्टैचूज को देखता है और कहता है कि जूही आंखें बंद मत करो, अगर तुम उन्हें देखोगे तो वो रुक जाएंगे। सभी स्टैचूज की तरफ देखने लगते हैं और स्टैचूज रुक जाते हैं और एक लड़की काफी डर जाती है और वहां से भाग जाती है और तभी एक लाल आग बुझ जाती है और टेम्पल का दरवाजा भी थोड़ा बंद हो जाता है। तभी सोंगचुल जिन्हो से पूछता है कि ये क्या हो रहा है। जिन्हो सोचता है कि खतरा और डर फैलाकर हमें एक उम्मीद दिखाई जा रही है, शायद ये गॉड हमारा विश्वास परख रहा है। तभी एक हंटर और वहां से चला जाता है और एक लाल आग और बुझ जाती है और दरवाजा थोड़ा सा और बंद हो जाता है। जिन्हो चिल्लाकर कहता है कि अगर अब कोई गया तो एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाएगा। सोंगचुल जिन्हो को कहता है कि हमें समझाओ कि यहाँ क्या हो रहा है। जिन्हो कहता है कि जब तक हम स्टैचूज की तरफ देखते रहेंगे वो हिलेंगे नहीं और ये नीली आग एक टाइमर है, सभी नीली आग के बुझने पर हम बाहर जा पाएंगे। तभी किम कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि सभी नीली आग के बुझने पर दरवाजा बंद हो जाए और हम सभी यहीं पर कैद हो जाएं। जिन्हो मुझे तुम जैसे कमजोर हंटर से इतनी ज्यादा की उम्मीद नहीं थी, मुझे माफ कर देना। फिर किम भी वहां से चला जाता है और एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है और सभी स्टैचूज हिलने लगते हैं। जिन्हो कहता है कि हमें यहाँ से जिंदा निकलना होगा। तभी सोंगचुल कहता है कि जिन्हो तुम जूही को लेकर यहाँ से चले जाओ, शायद दरवाजा तब तक खुला रहेगा जब तक कोई एक यहाँ पर खड़ा रहेगा। तभी जूही खड़े खड़े गिर जाती है। जूही कहती है कि मेरे पैर उठ नहीं रहे हैं। सोंगचुल जूही को कहता है कि तुम जरूर जिन्हो को हील करने से थक गई हो। तभी जिन्हो सोंगचुल को कहता है कि मिस्टर सोंगचुल आप जूही को लेकर यहाँ से चले जाइए क्योंकि जूही चल नहीं सकती है और मैं भी चल नहीं सकता हूँ। जूही कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जिन्हो जूही को कहता है कि मैंने तुम्हें ट्रीट देने का वादा किया है, इस क्रिस्टल से डिनर खरीद लेना। जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तो तुमसे बाकी के पैसे लेने आऊंगा। तभी सोंगचुल जूही को बेहोश कर देता है। सोंगचुल जिन्हो से माफी मांगता है और जूही को लेकर वहां से चला जाता है। 2 और लाल आग बुझ जाती है। जिन्हो सोचता है कि शुक्र है बस मुझे ही मरना पड़ेगा, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं और बड़ा लाइफ इंश्योरेंस पैकेज ले लेता। जिन्हो अपने पास पड़ी तलवार को उठाता है और कहता है कि कम से कम मैं एक स्टैचू को तो अपने साथ ले जाऊंगा, पर वो स्टैचू काफी बड़े होते हैं और वो जिन्हो की काफी बुरी हालत कर देते हैं। जिन्हो का एक हाथ कट जाता है। जिन्हो सोचता है कि मैंने ताकतवर बनने की कोशिश की पर मैं बन नहीं सका, मैंने इतनी दूर पहुंचने के लिए इतनी मेहनत की है पर बाकी सभी सिर्फ अपना फायदा देख रहे थे, उनकी वो अच्छी बातें सिर्फ एक दिखावा थी। मेरी भी एक फैमिली है, मैं भी जिंदा घर जाना चाहता हूँ। तभी एक स्टैचू अपनी तलवार को जिन्हो के पेट में घुसा देता है और जिन्हो को उठा लेता है और जिन्हो अल्टर पर गिर जाता है। जिन्हो सोचता है कि शुक्र है मुझे ही मरना होगा, पर मैं मरना नहीं चाहता, काश मुझे एक और मौका मिला होता। तभी एक स्टैचू अपनी तलवार से जिन्हो पर वार करता है और तभी आखिरी नीली आग बुझ जाती है और तभी एक नोटिफिकेशन आता है, आप एक प्लेयर बनने के लिए तैयार हो, क्या आप एक प्लेयर बनना चाहोगे? अगर आपने नहीं कहा तो आपका दिल 0.02 सेकंड्स में रुक जाएगा, पर तभी यस पर क्लिक होता है। अभी एक नोटिफिकेशन आता है कि आप एक प्लेयर बन गए हो और तभी जिन्हो हॉस्पिटल में उठ जाता है। जिन्हो देखता है कि उसके हाथ और पैर दोनों ठीक है। जिन्हो कहता है कि क्या वो एक सपना था? तभी जिन्हो से मिलने हंटर एसोसिएशन से 2 लोग आते हैं। उनमें से एक सर्विलेंस टीम का मैनेजर होता है जिसका नाम जिनचुल होता है और दूसरे आदमी का नाम कोंग होता है। जिन्हो उन दोनों को कहता है कि आपको मुझसे क्या चाहिए। जिनचुल जिन्हो को बताता है कि वो पूरे 3 दिन से बेहोश था। जिन्हो जिनचुल से पूछता है कि जूही और मिस्टर सोंग कैसे हैं, क्या वो दोनों ठीक हैं? जिनचुल कहता है कि मिस्टर सोंगचुल ने अपना एक हाथ खो दिया है तो शायद वो अब रिटायरमेंट ले लेंगे और जूही
सदमे में है तो उसे साइकेट्रिक केयर दिया जा रहा है और लगता नहीं कि वो अब एक हंटर बनी रह पाएगी। डबल डंजन में तुम्हारे ग्रुप के सिर्फ 6 लोग जिंदा बचे हैं और जब व्हाइट टाइगर गिल्ड वहां पहुंची तो उन्हें बस तुम जमीन पर पड़े मिले। बचे हुए हंटर्स ने जिस टेम्पल और मूर्तियों का जिक्र किया था उनका वहां नामो निशान भी नहीं था। अगर हंटर्स की रिपोर्ट एक जैसी ना होती या वहां लाशें ना मिलती तो तुम्हारा ग्रुप शक के घेरे में आ सकता था। जिनचुल जिन्वू से पूछता है कि क्या उसने सेकंड अवेकनिंग अनुभव की है। फिर हमें बताया जाता है कि एक हंटर की पावर अवेकनिंग के वक्त ही तय हो जाती है और फिर कभी नहीं बढ़ती, पर कुछ मामलों में हंटर की सेकंड अवेकनिंग हो सकती है जिससे एक हंटर ए या एस रैंक का बन सकता है। जिन्वू सोचता है कि शायद उसकी भी सेकंड अवेकनिंग हो गई है, पर तभी जिनचुल जिन्वू के सामने एक मानामीटर रखता है और जिन्वू को उसके ऊपर हाथ रखने को कहता है। जिनचुल सोचता है कि अगर इन लोगों ने जो भी कहा अगर वो सच है तो एक लो रैंक हंटर जिंदा नहीं बच सकता है। इसका मतलब ये एक ए या एस रैंक हंटर है और शायद ये सेकंड अवेकनिंग से गुजरा है। मानामीटर जिन्वू का स्कोर 10 दिखाता है। जिन्वू जिनचुल से पूछता है कि क्या उसकी सेकंड अवेकनिंग हुई है। जिनचुल कहता है कि सॉरी जिन्वू, शायद मैं ही गलत था। फिर जिनचुल और कोंग वहां से चले जाते हैं। कोंग कहता है कि एक ई रैंक हंटर का स्कोर भी 70 से ज्यादा होता है, वो पूरा एक आम इंसान है। जिनचुल सोच रहा होता है कि जिन्वू जैसा हंटर जिंदा कैसे बच गया। फिर हम देखते हैं कि जिन्वू लेट जाता है और सोचता है कि उन लोगों ने इस स्क्रीन के बारे में क्यों नहीं पूछा। जिन्वू स्क्रीन को टच करता है और जिन्वू को अपना फ्लैशबैक दिखता है कि कैसे ये स्क्रीन उसके सामने आई थी। तभी वहाँ जिन्हा आती है। जिन्हा जिन्वू को डांटती है कि वो हमेशा घायल होकर आता है और बाकी सभी बिल्कुल ठीक आते हैं। जिन्हा जिन्वू को कहती है कि अगर तुम अपना ध्यान नहीं रखोगे तो मैं कॉलेज छोड़ दूंगी और काम पर लग जाऊंगी। जिन्वू जिन्हा से माफी मांगता है और पूछता है कि जिन्हा, क्या तुम्हें ये स्क्रीन दिख रही है। जिन्हा कहती है कि कौन सी स्क्रीन। जिन्वू कहता है कि कुछ नहीं। जिन्हा सुनो, गेम में अनरीड नोटिफिकेशंस लिखी आती है तो उन नोटिफिकेशंस को पढ़ते कैसे हैं। जिन्हा कहती है कि उसके लिए तो सिर्फ मैसेज बॉक्स खोलना होता है, पर तुम अचानक गेम्स की बातें क्यों कर रहे हो। तभी जिन्वू के सामने मैसेज बॉक्स खुल जाता है और उसमें लिखा आता है कि आप एक प्लेयर बन गए हो और आपका डेली क्विस्ट है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। जिन्वू जिन्हा से कहता है कि हॉस्पिटल में करने को कुछ नहीं है, इसलिए मैंने गेम की बात की। फिर जिन्हा वहाँ से चली जाती है। जिन्हा के साथ सोंगी भी आई होती है। फिर हम देखते हैं कि ये सिस्टम जो है वो प्लेयर की पावर्स को अपग्रेड करने में मदद करता है और सिस्टम की बातें ना मानने पर पेनल्टी मिल सकती है। जिन्वू का डेली क्विस्ट होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में है 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रनिंग। और डेली क्विस्ट पूरा ना करने पर जिन्वू को पेनल्टी मिल सकती है। जिन्वू को ये सब कुछ एक मजाक लगता है और जिन्वू लेट जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिनचुल गो के साथ बात कर रहा होता है। जिनचुल गो को कहता है कि हंटर जिन्वू सेकंड अवेकनिंग से नहीं गुजरा है। आगे से गो कहता है कि हम लकी हैं कि इस हादसे से डंजन ब्रेक नहीं हुआ, पर इस हंटर की कुछ बातें अभी भी सवालों से घिरी हुई है। चाहे डंजन रहस्य से भरे हुए होते हैं, पर इसे एक स्पेशल केस के रूप में रखा जाएगा और जांच के लिए इसे डाटा बैंक में दर्ज किया जाए। फिर गो फोन काट देता है। फिर हमें चोय के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर चाहेन भी होती है। चोय चाहेन को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अगले बी रैंक मिशन में इंस्ट्रक्टर बनो। ये रेड मिशन नए हंटर्स के लिए एक साइट प्रैक्टिस की तरह है। चाहेन कहती है कि पर मुझे नहीं लगता कि मैं एक इंस्ट्रक्टर बन सकती हूँ। चोय कहता है कि चाहेन, तुम्हें हमेशा की तरह बस लड़ना है और बाकी सभी तुम्हें देख के सीखेंगे क्योंकि तुम इतनी समझदार जो हो। फिर चोय कहता है कि हमारा हंटर गिल्ड देश के 5 सबसे बड़े गिल्ड्स में से एक है, पर इंटरनेशनल लेवल पर हम कुछ भी नहीं है। और क्योंकि हंटर्स की रैंक बढ़ नहीं सकती है, लेकिन ग्रुप की कॉम्बैट एबिलिटी में तो सुधार हो सकता है ताकि हम आने वाले वक्त के लिए तैयार रहें। फिर हम देखते हैं कि सड़क के बीचों बीच एक पोर्टल खुलता है। लोग कह रहे होते हैं कि हंटर्स जल्दी आए और इसे बंद कर दे। फिर हम देखते हैं कि जिन्वू हॉस्पिटल में सो रहा होता है और जिन्वू ने अपना डेली क्वेस्ट पूरा नहीं किया होता है, इसलिए जिन्वू को पेनल्टी लग जाती है और जिन्वू का रूम हिलने लगता है और जिन्वू बेड पर से गिर जाता है और रेगिस्तान में पहुंच जाता है। जिन्वू को ये एक सपना लगता है, पर जब जिन्वू पीछे देखता है तो जिन्वू के पीछे एक बहुत बड़ा जहर वाला सेंटीपीड होता है और जिन्वू को यहाँ 4 घंटों तक सरवाइव करना होगा। नर्स जिन्वू को देखने आती है, पर जिन्वू अपने कमरे में नहीं होता है।
जिन्वो भागता है और सेंटीपीड जिन्वो के पीछे ही होता है। अभी भी 2 घंटे बचे होते हैं। नर्स जिन्वो को पूरे हॉस्पिटल में ढूंढती है पर उन्हें जिन्वो कहीं नहीं मिलता है। तभी एक नर्स कहती है कि हमें जिन्वो के रूम में दोबारा देखना चाहिए। जिन्वो अभी भी भाग रहा होता है और सिर्फ 10 सेकंड बचे होते हैं और तभी सेंटीपीड जिन्वो पर झपट्टा मारता है पर पेनल्टी का टाइम खत्म हो जाता है और जिन्वो सीधा कमरे में टेलीपोर्ट हो जाता है। जिन्वो को पेनल्टी क्विस्ट पूरा करने पर रिवॉर्ड मिलता है पर जिन्वो उस रिवॉर्ड को कलेक्ट करने की हालत में नहीं होता है और तभी वहाँ नर्स भी आ जाती है और वो जिन्वो को उठाती है। फिर सुबह हो जाती है। जिन्वो जिन्हा से बात कर रहा होता है कि उसकी रिकवरी काफी अच्छी चल रही है और उसे जल्दी ही छुट्टी मिल जाएगी। फिर जिन्वो अपने डेली क्वेस्ट को पूरा करने के लिए चला जाता है। हम देखते हैं कि जूही को एक हंटर का फोन आता है। उसे एक रेड मिशन के लिए जूही की जरूरत होती है। हंटर जूही को कहता है कि हैपजोंग में पिछले दिन एक डी रैंक पोर्टल खुला है और बाकी के गिल्ड्स काफी बिजी हैं। अगर आप नहीं आ सकती तो हम समझ सकते हैं कि आप किन चीजों से गुजरी है। और एक बात और, मैंने सुना है कि संग जिन्वो उठ गया है। ये बात सुनकर जूही मुस्कुराती है। जूही फूलों की टोकरी लेकर हॉस्पिटल में आती है। जूही देखती है कि जिन्वो भाग रहा है। हॉस्पिटल की नर्स कहती है कि जब से वो उठा है वो ऐसे ही भाग रहा है। मैंने उसे आराम करने के लिए कहा और उसने मना कर दिया। ये बात सुनकर जूही वहाँ से चली जाती है। जिन्वो थक जाता है और बेंच पर बैठ जाता है। जिन्वो सोच रहा होता है कि मुझे होश आए हुए 4 दिन हो गए हैं और मैं ये बात समझ गया हूँ कि ये स्क्रीन्स मेरा वहम नहीं है और जब मैं डेली क्विस्ट पूरा करता हूँ तो मुझे 3 तरह के रिवॉर्ड मिलते हैं। फिर जिन्वो फुल रिकवरी कहता है और जिन्वो की सारी थकान दूर हो जाती है। फिर जिन्वो अपने एबिलिटी पॉइंट्स देखता है जिन्हें वो अपनी मनचाही एबिलिटी में डाल सकता है। जिन्वो अपने पॉइंट्स को स्ट्रेंथ एबिलिटी में डाल देता है और जिन्वो की स्ट्रेंथ 19 से सीधा 22 हो जाती है जिससे जिन्वो की पावर बढ़ जाती है। इन विंडोज में स्किल और इन्वेंटरी स्क्रीन भी है। जिन्वो को ये सब कुछ एक गेम की तरह लग रहा होता है। वहाँ के सभी लोग जिन्वो को देख रहे होते हैं। फिर जिन्वो अपने कमरे में आ जाता है। जिन्वो को डेली क्विस्ट रिवॉर्ड में एक रैंडम लूट बॉक्स मिलता है। जिन्वो उस लूट बॉक्स को खोलता है और उसमें से एक चाबी निकलती है। जिन्वो सोचता है कि मुझे आज तक पेंस और बैंडेजेस जैसी बेकार चीजें मिली हैं। तभी जिन्वो के सामने एक स्क्रीन आती है। उसमें लिखा होता है कि ये चाबी एक डंजन की है और उस डंजन में जाने का रास्ता हैपजोंग स्टेशन की तीसरी एग्जिट है। जिन्वो कहता है कि शायद ये मेरी ताकत बढ़ाने का कोई इवेंट होगा पर जिन्वो के मन में अभी भी पिछले डंजन की यादों का डर होता है। फिर हम देखते हैं कि न्यूज में बताया जा रहा होता है कि कहां कहां पोर्टल्स खुले हैं और बहुत सी हंटर गिल्ड्स उन पोर्टल्स को बंद करने के लिए गई होती है। फिर हम देखते हैं कि जिन्वो अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल आया होता है। फिर हमें 4 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि जिन्वो की मॉम अचानक बेहोश हो जाती है और पता चलता है कि जिन्वो की मॉम को इटर्नल स्लीप नाम की बीमारी हुई होती है जिसे फाइनल रेस्ट भी कहते हैं और ये बीमारी पोर्टल्स खुलने के बाद ही आई थी। ये बीमारी 10,000 लोगों में से किसी एक को होती है। ऐसा माना जाता है कि ये बीमारी मैना के सामने ज्यादा रहने से होती है और आजकल की दवाइयाँ जिन्वो की मॉम को सिर्फ जिंदा रख सकती हैं। जिन्वो अपनी मॉम का इलाज करवाने के लिए काम करता है और फिर एक हंटर बन जाता है पर जिन्वो के लिए एक ई रैंक मिशन भी काफी मुश्किल होता था और वो बस दूसरे हंटर्स के लिए एक रुकावट था। फिर हम देखते हैं कि जिन्वो आज के डेली क्विस्ट में मिले पॉइंट्स को स्ट्रेंथ में डाल देता है और जिन्वो की स्ट्रेंथ 22 से सीधा 31 हो जाती है। फिर जिन्वो हैपजोंग स्टेशन आ जाता है। जिन्वो सोचता है कि अगर पिछली बार की तरह चीजें खतरनाक हुई तो वो भाग जाएगा। फिर जिन्वो चाबी निकालता है और तभी जिन्वो के सामने एक की होल आता है। जिन्वो चाबी को की होल में डाल देता है और डंजन का दरवाजा खुल जाता है। जिन्वो जैसे ही डंजन के अंदर जाता है डंजन का दरवाजा बंद हो जाता है। जिन्वो देखता है कि लोग काफी आसानी से डंजन के बाहर जा रहे हैं। जिन्वो सोचता है कि शायद मैं एक अलग डायमेंशन में हूँ और इंस्टेंस डंजन मामूली डंजन से अलग होता है। जिन्वो अब यहाँ से भाग भी नहीं सकता है। तभी जिन्वो के सामने एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है कि जिन्वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है। जिन्वो को डंजन बॉस को हराना होगा और टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करना होगा। जिन्वो कहता है कि मैं तो एक ई रैंक बीस्ट को भी हरा नहीं पाता हूँ और अब मुझे एक पूरा डंजन क्लियर करना होगा पर मेरे पास अब और कोई रास्ता भी नहीं है। फिर जिन्वो सीढ़ियों से नीचे उतरता है और आगे जाने लगता है। तभी जिन्वो के सामने 3 गोब्लिन बीस्ट आते हैं। गोब्लिन बीस्ट जिन्वो पर हमला करते हैं। जिन्वो उनके हमलों को रोकता है
पर एक गोब्लिन का वार जिन्वू के बैग को लगता है और जिन्वू का बैग जिन्वू से अलग हो जाता है और जिन्वू नीचे गिर जाता है। फिर जिन्वू को काफी गुस्सा आता है और वह एक गोब्लिन को मार देता है। फिर जिन्वू दूसरे और तीसरे गोब्लिन को भी मार देता है। जिन्वू काफी थक जाता है। जिन्वू कहता है कि मैं काफी ताकतवर हो गया हूँ, पर तभी जिन्वू के पीछे से एक भेड़िया आता है और वो जिन्वू के चाकू को तोड़ देता है। वो भेड़िया एक स्टील फैंग्ड लाइकन होता है और वो गोब्लिन से ज्यादा ताकतवर होता है। जिन्वू के पैर कांप रहे होते हैं। जिन्वू को लगता है कि वो अभी भी डरा हुआ है और पिछले डंजन के सदमे में है। तभी वो लाइकन जिन्वू पर हमला करता है। लाइकन के हमले से जिन्वू के चेहरे पर कट लग जाता है। जिन्वू सोचता है कि यहाँ पर कोई हीलर नहीं है और अगर मैं यहाँ घायल हो गया तो मैं मारा जाऊंगा, और तभी वो लाइकन फिर से जिन्वू पर हमला करता है। जिन्वू लाइकन के हमले से बचता है। जिन्वू देखता है कि उसकी बॉडी काफी हल्की हो गई है और वो काफी आसानी से मूवमेंट कर पा रहा है। लाइकन फिर से जिन्वू पर हमला करता है, पर इस बार जिन्वू अपनी पूरी ताकत से लाइकन को एक पंच मारता है और लाइकन दूर दीवार के साथ जाकर टकराता है। जिन्वू सोचता है कि क्या स्ट्रेंथ को बढ़ाने से इतना ज्यादा फर्क पड़ सकता है। तभी लाइकन फिर से खड़ा हो जाता है और जिन्वू पर अटैक करता है। जिन्वू लाइकन को बहुत सारे पंचेस मारता है, पर लाइकन पर पंचेस का कोई भी असर नहीं होता है। जिन्वू कहता है कि अब मैं क्या करूं, मैं इसे अकेले नहीं हरा सकता हूं। जिन्वू वहां से भागने लगता है। जिन्वू कहता है कि ये काम मैं बिना टीम या हीलर के नहीं कर सकता हूं और मेरे बैग में सिर्फ खाना और पानी है, इस तरह तो मैं मारा जाऊंगा। काश मेरे पास कोई हथियार होता। तभी जिन्वू अपनी इन्वेंटरी खोलता है और उसमें से एक तलवार निकलती है, जिससे जिन्वू लाइकन के सर के 2 हिस्से कर देता है। जिन्वू कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये यहाँ कैसे आई। तभी जिन्वू के सामने एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है कि आपने लाइकन को हरा दिया है और आपका लेवल अप हुआ है। जिन्वू कहता है कि शायद किम ने कहा था कि उसने ये तलवार 30 लाख में खरीदी है। मैं तो इसे लेने की सोच भी नहीं सकता हूँ, पर मैं इसका सही इस्तेमाल करूंगा। हम देखते हैं कि जिन्वू के चेहरे वाला घाव भर जाता है और जिन्वू के सामने और लाइकन्स आ जाते हैं और जिन्वू की तलवार भी जमीन में फंस जाती है, पर किसी तरह जिन्वू तलवार को निकाल लेता है और एक लाइकन को मार देता है। पर दूसरा लाइकन तलवार को मुंह में पकड़ लेता है। जिन्वू उस लाइकन को लात मारता है और उसके मुंह के 2 हिस्से कर देता है। जिन्वू कहता है कि ये लाइकन उस डंजन वाले गॉड के मुकाबले इतने भी बुरे नहीं है। एक लाइकन जो बचता है वो वहाँ से भाग जाता है। जिन्वू वहाँ पर बैठ जाता है। जिन्वू के सामने कुछ विंडोज खुलती है। जिन्वू का लेवल 2 हो गया होता है। जिन्वू कहता है कि मेरे डेली क्विस्ट के दौरान मेरा कभी लेवल अप नहीं हुआ, शायद ये असली लड़ाई के कारण हुआ है और मेरे घाव भी भर गए हैं और शायद लेवल बढ़ने से मेरे स्टैट्स भी बढ़ गए होंगे और यहाँ मुझे टोटल 5 पॉइंट्स मिले हैं, पर डेली क्विस्ट के दौरान मुझे सिर्फ 3 पॉइंट्स मिलते थे। इसका मतलब लड़ना फायदेमंद है, पर वैसे भी 1 पॉइंट से कितना फर्क पड़ता होगा। यहाँ पर परसेप्शन, इंटेलिजेंस और बाकी एबिलिटीज की भी वैल्यू है, पर स्ट्रेंथ सबसे सेफ चीज है। ये सिर्फ 32 है और मुझे मेरी बॉडी इतनी हल्की महसूस हो रही है। फिर जिन्वू उठता है और लाइकन्स के पास जाता है, ये देखने कि उनके पास स्टोन है भी या नहीं, पर जिन्वू को स्टोन की बजाय एक आइटम मिलती है। जिन्वू कहता है कि अगर ये सिस्टम एक गेम के लॉजिक को फॉलो करता है तो ये डंजन और इसके मैजिक बीस्ट पोर्टल वाले मैजिक बीस्ट से अलग होंगे। तभी जिन्वू के सामने एक शॉप वाली विंडो खुलती है, पर जिन्वू उसमें से कुछ खरीद नहीं सकता है। जिन्वू कहता है कि शायद ये बिगनर्स के लिए नहीं है, पर जिन्वू लाइकन से मिली हुई चीज को बेच देता है और जिन्वू को 20 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं। जिन्वू कहता है कि इसके कितने पैसे मिलेंगे, ये लगता भी एक ई रैंक डंजन है, तो शायद 20 गोल्ड कॉइन की इतनी ज्यादा कीमत भी नहीं होगी। फिर जिन्वू अपनी तलवार उठाता है और कहता है कि मैं बॉस को हराए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा और मैं एक टेलीपोर्टेशन स्टोन से ही बाहर जा सकता हूँ, पर मुझे वो स्टोन मिलेगा कहाँ? और ये डंजन ई रैंक हो या ना हो, पर मुझे नहीं लगता कि मैं एक बॉस को हरा सकता हूँ, पर अगर मैं पहले जम के लेवल बढ़ा लूँ तो शायद मैं इस बीच मर भी सकता हूँ। तभी जिन्वू को सामने बहुत सारे लाइकन्स दिखते हैं। लाइकन्स जिन्वू पर हमला करते हैं और जिन्वू भी अपनी पूरी ताकत से लाइकन्स पर हमला करता है। जिन्वू एक एक करके लाइकन्स को मारने लगता है। लाइकन्स जिन्वू को घेर लेते हैं। जिन्वू कहता है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा और मैं तुम लोगों से भी इतनी जल्दी मरने की उम्मीद नहीं करता हूँ। फिर जिन्वू लाइकन्स को मारने लगता है और जिन्वू का लेवल अप होता जाता है। जिन्वू सभी लाइकन्स को मार देता है और जिन्वू को वुल्फ असासिन का टाइटल मिलता है और
दूसरी तरफ सड़क वाला डंजन भी ब्रेक होने लगता है। फिर हम देखते हैं कि जिनवू भी काफी थक जाता है और किम की तलवार पर भी क्रैक आ जाते हैं। जिनवू कहता है कि ये तलवार ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी, वैसे भी हथियार इस्तेमाल करके फेंकने वाली चीज होती है और महंगे हथियार भी कुछ रेड मिशंस के बाद ऐसे ही हो जाते हैं। जिनवू को 34 वुल्फ फैंग, 2 वॉर्म डैगर, एक ट्रैवलर क्लॉक और एक टेलीपोर्टेशन स्टोन मिलता है। जिनवू सोचता है कि शायद मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए और शायद मुझे इतनी आसानी से ताकतवर बनने का मौका भी नहीं मिलेगा। अगर मैं टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करूंगा तो शायद डंजन गायब हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूं, आगे बढ़ूं या पीछे लौट जाऊं? पर जिनवू स्टोन को इन्वेंटरी में रख देता है और बॉस को ढूंढने चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूही को हंटर एसोसिएशन से फोन आता है। वो जूही को कहते हैं कि पोर्टल में डंजन ब्रेक हो गया है और वो जूही के पास ही है और वहाँ एक हीलर की जरूरत है। तो जूही वहां जाने के लिए हाँ बोल देती है। हम देखते हैं कि जिनवू एक एक करके सभी मैजिक बीस्ट को मार रहा होता है और जैसे जैसे जिनवू का लेवल बढ़ रहा है उसके लिए मैजिक बीस्ट को हराना उतना ही आसान होता जा रहा है। जिनवू सभी मैजिक बीस्ट को मार देता है। जिनवू कहता है कि बीस्ट के नाम को दर्शाने वाले टाइटल का रंग अब बदल गया है, शायद सफेद वाले सबसे कमजोर हैं, ऑरेंज वालों का मतलब है कि शायद वो मेरे बराबर के हैं और लाल वाले ताकतवर हैं। जो लाइकन शुरू में लाल थे वो अब सफेद हो गए हैं, तो शायद मैं ताकतवर हो गया हूँ। पर मुझे नहीं लगता कि मैं नीचे वाले बॉस को हरा सकता हूँ और अब मैं यहाँ से और लेवल अप भी नहीं कर सकता हूँ और मैं लड़ता रहा तो तलवार भी टूट जाएगी। फिर जिनवू नीचे चला जाता है। हम देखते हैं कि स्टेशन की पटरियां पानी से भर चुकी हैं और तभी पानी में से कोई चीज काफी तेजी से आती है और वो जिनवू को धक्का मारती है। जिनवू दीवार के साथ जाकर टकराता है और जिनवू की तलवार भी टूट जाती है और तभी पानी में से निकलता है एक ब्लू वैनम फैंग्ड स्नेक। जिनवू कहता है कि शायद ये यहाँ का बॉस होगा और ये तलवार इसके सख्त स्केल को काट नहीं सकती है और मैं इससे खाली हाथ लड़ने की सोच भी नहीं सकता हूँ। तभी कसाका जिनवू पर हमला करता है। जिनवू टूटी हुई तलवार से कसाका का हमला रोकता है। जिनवू कहता है कि इस स्पीड और हर हमले में जैसे ये अपना वेट फेंकता है, मुझे इसके डिफेंस में एक वीक पॉइंट ढूंढना होगा। जिनवू कसाका के हमले से बचता है पर तभी कसाका अपनी पूंछ से जिनवू पर वार करता है। जिनवू कहता है कि अगर इसका एक भी डायरेक्ट वार मुझे पड़ा तो मैं नहीं बचूंगा। जिनवू इस हमले को तलवार से रोकता है पर जिनवू पानी में गिर जाता है। कसाका जिनवू को पानी से बाहर फेंकता है और अपनी पूंछ से जिनवू पर हमला करता है और जिनवू दूर जाकर गिरता है। तभी कसाका जिनवू पर ट्रेन का डब्बा फेंकता है। जिनवू कहता है कि मुझे लगा था कि मैं ताकतवर हो गया हूँ। जिनवू ट्रेन के डब्बे से बच जाता है और कहता है कि क्या ये अब भी काफी नहीं है, मुझे और कितना ताकतवर बनना होगा। तभी जिनवू को सोंगचुल की बात याद आती है। सोंगचुल जिनवू को कहता है कि मैंने सुना कि सभी तुम्हें दुनिया का सबसे कमजोर हंटर कहते हैं। यकीन नहीं होता कि कुछ लोग कितने नासमझ हो सकते हैं, पर मेहनत करके तुम उन्हें गलत साबित कर दो। जिनवू कसाका के हमलों से बचता है पर एक हमला जिनवू को लग जाता है और जिनवू दीवार के पार जाकर गिरता है। जिनवू कहता है कि मुझे वो इसलिए कहा जाता था क्योंकि मैं सच में कमजोर था। मुझे कमजोर होने पे ताने पड़ते थे। अगर तुम्हारे पास ताकत है तो लोग तुम्हारे आगे झुकेंगे, पर अगर तुम कमजोर हो तो तुम ताकतवर के सामने कुछ नहीं कर सकते सिवाय कांपने और बेबस खड़े होने के अलावा। कमजोरों का लोग मजाक उड़ाते हैं। तुम इंटेलिजेंट हो सकते हो, तुम क्रिएटिव हो सकते हो, तुम दयालु हो सकते हो, पर ताकत के सामने ये सब कुछ बेकार है। दया की भीख तुम्हारी जान नहीं बचाएगी, इसलिए मैं ताकतवर बनूंगा। जिनवू जंप मारता है और कसाका की पूंछ पकड़ लेता है, पर कसाका जिनवू को दीवार के साथ मारता है। जिनवू दीवार से टकराकर नीचे गिर जाता है। जिनवू उठता है और कहता है कि मुझे ताकतवर बनना होगा। तभी कसाका जिनवू पर हमला करता है। जिनवू टूटी हुई तलवार से कसाका के हमले को रोकता है। जिनवू कहता है कि ये उस गॉड के मुकाबले कुछ भी नहीं है। फिर जिनवू अपनी तलवार फेंक देता है जिससे कसाका का ध्यान भटक जाता है और जिनवू कसाका के गले को पकड़ लेता है। जिनवू अपनी पूरी ताकत से कसाका के गले को दबाता है जिससे कसाका की स्किन पर लगे स्केल्स टूट जाते हैं। कसाका को काफी दर्द होता है और कसाका एक पिलर के साथ जाकर टकराता है जिसके कारण जिनवू के सर पर चोट लग जाती है और जिनवू के सर में से खून आने लगता है। पर फिर भी जिनवू हार नहीं मानता है और अपनी पूरी ताकत से कसाका के गले को दबा देता है और कसाका को मार देता है। कसाका को मारने से जिनवू का लेवल अप होता है। जिनवू कहता है कि शायद मैं ताकतवर हो गया हूँ। जिनवू को रिवॉर्ड में एक खंजर मिलता है जिसका नाम कसाका वैनम फैंग होता है और ये खंजर सी रैंक का होता है और ये किम की तलवार से 2 गुना ज्यादा ताकतवर है और इस खंजर में पैरालाइज और ड्रेन इफेक्ट भी है। जिनवू को कसाका का जहर
भी मिलता है। जिन्वो कहता है कि इस चीज का इस्तेमाल करना थोड़ा खतरनाक हो सकता है, इसीलिए अभी मैं इसको रख देता हूँ। फिर जिन्वो को एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि आपने डंजन बॉस को हरा दिया है, इसीलिए डंजन अपने असली रूप में आ रहा है। फिर डंजन गायब हो जाता है और स्टेशन पहले जैसा हो जाता है। जिन्वो कहता है कि शायद मैंने डंजन क्लियर कर दिया। फिर जिन्वो स्टेशन से बाहर आता है। जिन्वो को बाहर लोग नहीं दिखते हैं। जिन्वो कहता है कि यहाँ कोई नहीं है, अभी कितने बज रहे हैं। तभी जिन्वो के पास एक ऑफिसर आता है। ऑफिसर जिन्वो को कहता है कि तुम आगे नहीं जा सकते हो, क्या तुमने ब्रॉडकास्ट नहीं सुना? जिन्वो कहता है कि कैसा ब्रॉडकास्ट? तभी ऑफिसर की नजर जिन्वो की तलवार पर जाती है। ऑफिसर जिन्वो से पूछता है कि क्या आप एक हंटर हो? जिन्वो कहता है कि हाँ मैं एक हंटर हूँ। ऑफिसर जिन्वो से माफी मांगता है और जिन्वो को लड़ाई वाली जगह पर ले जाता है। जिन्वो को सड़क पर बहुत सारे मरे हुए मैजिक बीस्ट दिखते हैं। जिन्वो कहता है कि शायद डंजन ब्रेक हो गया होगा। ऑफिसर जिन्वो को कहता है कि बहुत सारे मैजिक बीस्ट मर चुके हैं पर एक बड़ा वाला अभी भी बाकी है। हम देखते हैं कि एक बहुत बड़े मैजिक बीस्ट के साथ हंटर लड़ रहे होते हैं और मैजिक बीस्ट हंटर पर भारी पड़ रहा होता है। जिन्वो भी वहां आ जाता है। जिन्वो कहता है कि ये टीम जल्दी में बनाई गई है, इसलिए इनका टीम वर्क अच्छा नहीं है और यहाँ 8 ई रैंक और 2 डी रैंक और एक बी रैंक की हीलर है। वहाँ की एक हंटर जूही को कहती है कि जल्दी किसी की मदद करो। जैसे ही जूही अपनी पावर्स का यूज करती है उसे पुरानी बातें याद आ जाती हैं और वो डर जाती है। जिन्वो कहता है कि एक हफ्ते के बाद भी वो अभी भी सदमे में है। ये एक डी रैंक बॉस है और अभी मैं जिससे लड़ा उससे कमजोर है। फिर जिन्वो अपनी पूरी पावर से तलवार को बीस्ट की तरफ फेंकता है जिससे बीस्ट कमजोर पड़ जाता है और बाकी के हंटर्स मिलकर मैजिक बीस्ट को हरा देते हैं। तभी एक हंटर कहता है कि किसी का भी हमला काम नहीं कर रहा था। फिर अचानक इसके डिफेंस को किसने तोड़ दिया और वो उड़ती हुई चीज क्या थी? तभी उस हंटर की नजर टूटी हुई तलवार पर पड़ती है। हंटर एक ऑफिसर से पूछता है कि ये किसकी तलवार है? ऑफिसर कहता है कि ये उस हंटर की है, पर वो कहाँ चला गया? हम देखते हैं कि जिन्वो सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि वो एक ही हमले में ढेर हो जाएगा, शायद वो मैजिक बीस्ट हंटर्स के हमलों से कमजोर हो गया होगा। और दूसरी तरफ जूही को लगता है कि यहाँ जरूर जिन्वो आया होगा। जिन्वो एक्सरसाइज कर रहा होता है और हॉस्पिटल की नर्स जिन्वो के बारे में बात कर रही होती है कि जिन्वो एक ई रैंक हंटर है और उसकी बॉडी काफी कमाल की है और उसका फेस भी काफी क्यूट है। वो पहले अकेले एक्सरसाइज करता रहता था, इसलिए उसके 6 एब्स बन गए। फिर एक नर्स जिन्वो के रूम में जाती है। नर्स जिन्वो को बिना कपड़ों में देख शर्मा जाती है। जिन्वो नर्स से माफी मांगता है। नर्स कहती है कि नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। नर्स सोचती है कि क्या इसकी बॉडी पहले से ही ऐसी थी? फिर जिन्वो नर्स से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई है। नर्स जिन्वो को कहती है कि आज आपका डिस्चार्ज होने वाला है तो आप तैयार होकर रिसेप्शन पर आ जाइए, हमें पेपर वर्क करना है। फिर नर्स जिन्वो से उसका नंबर मांगती है। जिन्वो को लगता है कि शायद ये टेस्ट का रिजल्ट भेजने के लिए उसका नंबर मांग रही है, तो जिन्वो अपना नंबर दे देता है। फिर हमें न्यूज चैनल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एस रैंक हंटर बेक का इंटरव्यू लिया जा रहा होता है। रिपोर्टर बेक से पूछती है कि वो देश के 7 एस रैंक हंटर में से एक है, तो वो जरूर काफी बिजी रहते होंगे। और डंजन के बाहर एक हंटर की जिंदगी कैसी रहती है? बेक कहता है कि डंजन के बाहर एक हंटर की जिंदगी ट्रेनिंग से भरी हुई होती है, हमें हर रोज अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना होता है। रिपोर्टर कहती है कि तो हर रोज ये करना काफी मुश्किल होता होगा। बेक कहता है कि जब मैं एक फायर फाइटर था तभी मैंने ट्रेनिंग की आदत डाल ली थी। हम देखते हैं कि ये इंटरव्यू जिन्हा देख रही होती है। फिर जिन्हा टीवी बंद कर देती है और स्कूल जाने लगती है। तभी जिन्वो भी उठ जाता है। जिन्वो जिन्हा को कहता है कि तुम स्कूल ध्यान से जाना। जिन्हा जिन्वो को कहती है कि पिछली रात का खाना फ्रिज में है। तभी जिन्हा की नजर जिन्वो के एप्स पर पड़ती है। जिन्हा जिन्वो को कहती है कि क्या आप वर्कआउट कर रहे हो? जिन्वो कहता है कि थोड़ा बहुत। जिन्हा कहती है कि आप लंबे भी हो गए हो, क्या लड़के बड़े होने के बाद भी बढ़ते हैं? फिर जिन्हा स्कूल जाने लगती है तो जिन्वो जिन्हा के बैग में छतरी डाल देता है। फिर जिन्हा स्कूल चली जाती है। जिन्वो देखता है कि उसके डेली क्वेस्ट में सिर्फ रनिंग करनी ही रह गई है। जिन्वो रनिंग को बाद में करने की सोचता है। जिन्वो कहता है कि अगर मैं लेवल अप करता रहा तो मैं बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा। हम देखते हैं कि जिन्वो का लेवल 18 होता है और जिन्वो के पास
12 एबिलिटी पॉइंट्स होते हैं। जिनवू कहता है कि मुझे ये पॉइंट्स किस एबिलिटी में डालने चाहिए। स्ट्रेंथ मेरे डैमेज को बढ़ाता है, पर अगर मैं वार नहीं कर सका तो ये बेकार है। पर अगर मैं स्ट्रेंथ और एबिलिटी दोनों बढ़ाऊं तो पर विजिलिटी भी हमेशा काम आती है और परसेप्शन भी काम की चीज है और इंटेलेक्ट शायद मैजिक से जुड़ा है। तो जिनवू अपने पॉइंट्स को एजिलिटी और परसेप्शन दोनों में डाल देता है। तभी जिनवू को घर के मालिक का फोन आता है। मालिक कहता है कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। जिनवू कहता है कि मैं हॉस्पिटल में था और शायद आपने रेंट के लिए फोन किया है। मकान मालिक कहता है कि हाँ, तुमने इस महीने का रेंट अभी तक नहीं दिया, पर तुम चाहो तो रेंट अगले महीने भी दे सकते हो। जिनवू कहता है कि नहीं, मैं रेंट जल्दी दे दूंगा। फिर जिनवू फोन काट देता है। जिनवू सोच रहा होता है कि मुझे पता नहीं कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो रीअवेकनिंग है भी या नहीं, पर अब मैं गॉबलिन्स को आसानी से मार देता हूँ तो शायद रेंट का इंतजाम भी हो जाएगा। फिर जिनवू रेड मिशन को ढूंढने लगता है। अच्छे पैसों के लिए जिनवू को एक हाई रैंक पोर्टल में जाना होगा, पर कोई भी एक ई रैंक हंटर को वहां जाने नहीं देगा। जिनवू सोचता है कि मैं फिर से अपनी पावर्स को चेक कराऊंगा और एक हाई रैंक हंटर बनके मुझे हाई रैंक मिशन मिल सकते हैं और सेकंड अवेकनिंग काफी रेयर होती है, तो शायद मैं काफी फेमस हो जाऊं, पर इससे सभी का ध्यान मेरी तरफ हो जाएगा। तो इसलिए जब तक मैं अपने आप को बचाने जितना ताकतवर ना हो जाऊं और इस पावर को समझ ना लूं, तब तक ये चीजें एक सीक्रेट ही रहेगी। तभी जिनवू को एक रेड मिशन का मैसेज आता है और जिनवू भागते भागते उस जगह पर पहुंच जाता है और जिनवू का डेली क्वेस्ट भी पूरा हो जाता है। जिनवू अपने डेली क्वेस्ट रिवॉर्ड को लेने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ रेड मिशन का लीडर डोंगसुक आ जाता है और वो जिनवू से मिलता है। तभी एक हंटर कहता है कि मैं इसे जानता हूँ, ये तो काफी फेमस है, शायद इसे दुनिया का सबसे कमजोर हंटर कहते हैं। डोंगसुक अपने लोगों की तरफ से जिनवू से माफी मांगता है। जिनवू डोंगसुक को कहते हैं कि मैं एक ई रैंक हंटर हूँ, तो पक्का आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। डोंगसुक जिनवू को कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हें फोन पे बताया था, पर मैं तुम्हें फिर से बता दूं, ये एक सी रैंक डंजन है और पोर्टल के अंदर जाने के लिए टीम में कम से कम 8 लोग होने चाहिए, जिनमें से आधे सी रैंक के होने चाहिए। तुम लड़ाई नहीं करोगे, इसलिए हम लूट में से तुम्हें हिस्सा नहीं देंगे, पर हम तुम्हें हिस्सा ना लेने के लिए 20 लाख यन देंगे। बस तुम्हें वो सामान उठाना है, इसमें एक्स्ट्रा कपड़े, खाना और फर्स्ट एड किट है। जिनवू देखता है कि इस टीम में 4 सी रैंक और 2 डी रैंक हंटर हैं। जिनवू डोंगसुक से पूछता है कि क्या इस टीम में कोई हीलर नहीं है। डोंगसुक कहता है कि हम सारे मिशन बिना हीलर के करते हैं और बस तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दो। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि डंजन के अंदर जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। जिनवू कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। तभी वहाँ एक हंटर और आता है जिसका नाम जिनहो होता है। जिनहो एक डी रैंक हंटर है। जिनवू सोचता है कि ऐसे गियर वाला एक डी रैंक हंटर शायद इसकी फैमिली अमीर होगी। जिनहो जिनवू को कहता है कि या तुम पहली बार सी रैंक डंजन में जा रहे हो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। फिर सभी पोर्टल की तरफ जाने लगते हैं। जिनहो जिनवू को कहता है कि ये बैग भारी लगते हैं, क्या तुम इन्हें उठा लोगे। जिनवू कहता है कि हाँ, मैं इन्हें उठा लूंगा। फिर सभी पोर्टल के पास आ जाते हैं। ये पोर्टल काफी बड़ा होता है। एक हंटर डोंगसुक को कहता है कि मिस्टर डोंगसुक, क्या ये सच में एक सी रैंक डंजन है, ये थोड़ा बड़ा नहीं है। डोंगसुक बताता है कि एसोसिएशन के लोगों ने इसे 2 बार चेक किया है और उन्होंने ही इसे सी रैंक कहा है। जिनहो जिनवू को कहता है कि ये पोर्टल काफी बड़ा है, क्या हम कर लेंगे। जिनवू कहता है कि पोर्टल का साइज उतना मायने नहीं रखता, अंदर से आ रहे मैजिक पावर का लेवल असली इंडिकेटर है और एसोसिएशन उसी पावर के लेवल को माप के गेट्स को रैंक करती है। जिनहो कहता है कि जिनवू तुम्हें काफी पता है। जिनवू कहता है कि क्योंकि मैं काफी देर से हंटर हूँ। फिर सभी पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। क्यूवान अपनी पावर से रोशनी करता है। पोर्टल के अंदर ना ही लाइट होती है ना ही मैजिक बीस्ट। जिनवू मन में कहता है कि एक अंधेरे से भरा हुआ डंजन, इससे मुझे कार्टन टेम्पल याद आ गया। तभी जिनहो जिनवू से पूछता है कि ग्लो स्टोन्स क्या होते हैं। जिनवू कहता है कि ये पत्थर डंजन में मिलते हैं जिनसे रोशनी निकलती है। ये फर्श और दीवार पर लगे होते हैं जिससे डंजन में उजाला होता है। फिर सभी एक जगह पर आ जाते हैं। उस जगह पर बहुत सारी गुफाएं होती हैं। तभी जिनवू को मैजिक बीस्ट के आने का एहसास होता है और बाकी सभी भी सावधान हो जाते हैं। तभी जिनवू कहता है कि वो इंसेक्ट टाइप है। तभी सभी को ऊपर से आती हुई चींटियां दिखाई देती है। क्यूवान अपनी पावर से उन पर हमला करता है। डोंगसुक की टीम एक एक करके सभी चींटियों को मारने लगती है। क्यूवान अपनी पावर से एक धमाकेदार हमला करता है। जिनवू कहता है कि इनका टीम वर्क काफी अच्छा है, शायद वो काफी वक्त से एक साथ काम कर रहे हैं। ये सभी काफी अच्छा काम कर रहे हैं, पर कुछ तो गड़बड़ है। डोंगसुक और उसकी टीम सभी चींटियों को मार देती है। डोंगसुक कहता है कि हम स्टोन्स
आइटम्स को लेके 7 लोगों में बांट लेंगे। डोंगसुक जिन्वो के पास जाता है और कहता है कि तुमने हमारी जान बचा ली, पर तुम्हें पता कैसे चला कि वो आ रहे हैं? जिन्वो कहता है कि मेरे इंस्टिंक्ट से। डोंगसुक कहता है कि तुम्हारा इंस्टिंक्ट तो काफी अच्छा है। तभी क्यूवान डोंगसुक को बुलाता है और कहता है कि इन चींटियों के ऊपर जो जख्म है वो ना ही मैजिक पावर और ना ही तलवार के हैं। डोंगसुक कहता है कि शायद दूसरे मैजिक बीस्ट के साथ लड़ाई हुई हो। क्यूवान कहता है कि क्या यहाँ इनसे भी ज्यादा ताकतवर बीस्ट है? तभी जिन्हो जिन्हो को कहता है कि ये तलवार और शील्ड काफी महंगी लगती है। जिन्हो कहता है कि ये मेरा पहला रेड मिशन है, तो ये मुझे मेरे पापा ने दी है। फिर हमें टाइगर गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हंटर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि बेक एक ही वार में बहुत बड़े पत्थर को तोड़ देता है और ये बेक का वार्म अप भी नहीं है। हम देखते हैं कि सभी हंटर डंजन के और अंदर जाने लगते हैं। जिन्हो जिन्हो को कहता है कि इतने बड़े डंजन में इतना सारा सामान लेके घूमना काफी मुश्किल होगा, तुम पक्का ठीक हो ना? जिन्हो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, ये ज्यादा नहीं है और बिना लड़ाई के पैसे कमाना भी एक बड़ी बात है। हम देखते हैं कि सभी को रास्ते में बहुत सारे अधमरे बीस्ट मिलते हैं। तभी डोंगसुक को कुछ नजर आता है। डोंगसुक क्यूवान को रोशनी करने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि आगे बहुत बड़ा जाल होता है। सभी जाल को काटते हुए आगे बढ़ते हैं। सभी एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे माना क्रिस्टल होते हैं। तभी जिन्हो जिन्हो से उसका कॉन्ट्रैक्ट मांगता है। जिन्हो जिन्हो का कॉन्ट्रैक्ट लेकर डोंगसुक के पास जाता है और डोंगसुक को कहता है कि मिस्टर डोंगसुक, ये जिन्हो का कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें बस लिखा है कि उसे बैटल ड्रॉप्स में से हिस्सा नहीं मिलेगा क्योंकि माना क्रिस्टल को खोदा जाता है ना कि बीस्ट से निकाला जाता है। तो क्या इसके 8 हिस्से नहीं होने चाहिए? डोंगसुक कहता है कि ठीक है, चलो इसे बराबर बांटते हैं, पर पहले हमें उसे खत्म करना होगा। तुम्हें ये पता होगा कि बॉस को हराने के बाद गेट बंद हो जाएगा, इसलिए हमें उस स्पाइडर के मरने से पहले माना क्रिस्टल को बाहर निकालना पड़ेगा। अभी वो सो रहा है और ये खुदाई करने का अच्छा मौका है। डोंगसुक चुल जिनसे पूछता है कि सामान कहाँ है? चुलजिन खुदाई के सामान को बाहर ही छोड़ आया था। डोंगसुक जिन्हो और जिन्हो को कहता है कि माफ करना, पर क्या तुम दोनों से बॉस पर नजर रख सकते हो? हम बाहर जाकर सामान लेकर आते हैं। जैसे ही डोंगसुक बॉस चैम्बर से बाहर जाता है, वो क्यूवान को बॉस चैम्बर का रास्ता बंद करने के लिए कहता है। क्यूवान बॉस चैम्बर के रास्ते को बंद कर देता है। जिन्हो कहता है कि उन्होंने हमें धोखा दिया। तभी जिन्हो को सोंगचुल की कही बात याद आती है। सोंगचुल बताता है कि हंटर के काम में कुछ बेईमान लोग भी होते हैं। सभी हादसे डंजन के अंदर होते हैं, इसलिए तुम क्राइम भी कर सकते हो और किसी को भनक भी नहीं लगेगी। डंजन में कोई सिक्योरिटी कैमरा भी नहीं होते हैं। अगर कोई गवाह नहीं है तो कोई सबूत भी नहीं होगा। तभी जिन्हो देखता है कि डंजन बॉस जाग गया है। जिन्हो मन में कहता है कि एक सी रैंक बॉस और एक ई रैंक हंटर, ये चीज तो बिल्कुल अलग लेवल की है। तभी जिन्हो जिन्हो को कहता है कि तुम यहीं खड़े रहो, इससे मैं लड़ता हूँ। जिन्हो अपना डैगर निकाल लेता है। डोंगसुक अपने साथियों के साथ डंजन से बाहर आ जाता है। तभी एक हंटर डोंगसुक को कहता है कि हम उन्हें खुद मार सकते थे। तो डोंगसुक कहता है कि नहीं, अगर लड़ाई के दौरान स्पाइडर जाग गया तो हमें माना क्रिस्टल नहीं मिलेंगे और वैसे भी वो दोनों स्पाइडर को नहीं हरा सकते। स्पाइडर उन्हें खाकर सो जाएगा और हम सारे माना क्रिस्टल ले लेंगे। हम अंदर उन छोटी छोटी गुफाओं से जाएंगे। तभी एक हंटर कहता है कि क्या वो स्पाइडर सो गया होगा? तो डोंगसुक कहता है कि अगर स्पाइडर सो नहीं रहा होगा तो हमें ही उसे मारना पड़ेगा। और क्या तुमने उसी यू जिन्हो का गियर देखा? वो शील्ड और स्वॉर्ड 100 मिलियन से ऊपर की होगी। अगर हम ज्यादा माना क्रिस्टल नहीं ले पाए तो हमें उसके गियर से ही काम चलाना पड़ेगा और पता लगाना होगा कि उसी यू जिन्हो को कौन फंड करता है। अगर हम उसके फ्यूनरल पर नहीं गए तो सही नहीं होगा। हम देखते हैं कि जिन्हो और जिन्हो स्पाइडर के सामने खड़े होते हैं। जिन्हो जिन्हो को रोकता है और कहता है कि एक सी रैंक के बॉस को हराने के लिए तुम्हारा बी रैंक का होना जरूरी है, तुम उसे नहीं हरा सकते। जिन्हो सोचता है कि जिन्हो सही कह रहा है। भले ही मैं रीअवेक हुआ हूँ और लेवल अप भी हुआ हूँ, पर मैं कमजोर हूँ। और वो ब्लू वेनम फैंग्ड कसाका डी रैंक का होगा और वो गोलम बॉस भी डी रैंक या उससे नीचे का होगा और ये बॉस उन दोनों से कहीं ज्यादा ताकतवर है, पर मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अभी लेवल 15 पर हूँ। तो जिन्हो स्पाइडर पर काफी तेजी से हमला करता है, जिसे देख जिन्हो काफी हैरान हो जाता है। जिन्हो सोचता है कि हमें हंटर ऐसे ही नहीं कहते, असली शिकार तो अब शुरू हुआ है। फिर हम देखते हैं कि गो एक मीटिंग से वापस आता है और जिनचुल गो से पूछता है कि सर
सर आपकी मीटिंग कैसी रही? तो गो कहता है कि गवर्नमेंट, मीडिया, एनर्जी डेवलपमेंट से जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशंस और ये मीटिंग मुझे थका देती है। तो जिनचुल गो को कहता है कि सर अब आपका शेड्यूल थोड़े वक्त के लिए खाली है, तो अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मेरी ट्रेनिंग में मदद कर सकते हैं? तो गो कहता है कि मैं किसी भी नौजवान की मदद करने से पीछे नहीं हटता हूँ। आगे हम देखते हैं कि जिन्हो स्पाइडर पर वार करता है, पर स्पाइडर का बाहरला हिस्सा काफी मजबूत होता है। स्पाइडर जिन्हो पर हमला करता है। जिन्हो स्पाइडर के हमले से बचता है। जिन्हो सोचता है कि बस एक वार और मैं गया। जिन्हो स्पाइडर के हमलों से बचते हुए उस पर हमला करता है। जिन्हो कहता है कि इसके लड़ने के तरीके से ये एक ई रैंक हंटर हो ही नहीं सकता है। ये आखिर है कौन? क्या इसने फेक रैंकिंग बताई है? मैंने सुना है कि कुछ इंसान अपनी मैजिक पावर को कंट्रोल करके लोअर रैंकिंग पा सकते हैं, और ये वो होते हैं जिन्हें फॉल्स रैंकर कहते हैं, और इनमें से ज्यादातर सिर्फ अपने मजे के लिए लोगों को मारते हैं। तो जिन्हो स्पाइडर पर हमला करता है, तो जिन्हो के हमलों का स्पाइडर पर कुछ भी असर नहीं होता है। जिन्हो कहता है कि मैं इसे डैमेज नहीं दे पा रहा हूँ, और अगर मेरी थकान का लेवल और बढ़ा तो मैं स्लो हो जाऊंगा। उससे पहले मुझे इसे मारना होगा। तभी जिन्हो के सामने डैगर की एबिलिटीज आती हैं। जिन्हो कहता है कि पैरालाइज और ड्रेन इफेक्ट, ये स्पेशल एबिलिटीज शायद इसे हरा दें। मुझे बस इसके कमजोर हिस्से पर हमला करना है। जैसे ही जिन्हो हमला करने के लिए जाता है, स्पाइडर जिन्हो पर एसिड फेंकता है। तभी जिन्हो पीछे हट जाता है। जिन्हो कहता है कि पत्थर जितना मजबूत आर्मर और एसिडिक थूक, ये 8 पैरों वाला जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, और लड़ाई जितनी देर चलेगी मैं उतना ही नुकसान में रहूंगा। चाहे जितना भी खतरा हो, मुझे उसके पास जाना होगा। तभी जिन्हो की एक न्यू स्किल खुलती है जिसका नाम होता है डैश, जिससे जिन्हो की स्पीड तेज हो जाती है। जिन्हो पूरी तेजी से स्पाइडर पर हमला करता है, पर उस हमले का स्पाइडर पर कुछ भी असर नहीं होता है। तो जिन्हो कहता है कि अगर एक हमले से काम नहीं बना तो मैं और हमले करूंगा। जिन्हो पूरी तेजी से स्पाइडर पर हमला करता है। जिन्हो कहता है कि इतना तेज क्या उसके पास इतना स्टेमिना है? आखिर वो कर क्या रहा है? जिन्हो पूरी तेजी से स्पाइडर की तरफ जा रहा होता है, पर तभी जिन्हो की थकान का लेवल बढ़ जाता है और जिन्हो की स्पीड स्लो हो जाती है। तभी स्पाइडर जिन्हो पर हमला करता है और जिन्हो दूर जाकर गिरता है। स्पाइडर जिन्हो पर एक और हमला करने लगता है। तभी जिन्हो डेली क्विस्ट के रिवॉर्ड में से फुल रिकवरी को चुनता है और जिन्हो स्पाइडर के हमले से बच जाता है। जिन्हो पूरी ताकत से स्पाइडर की आंख पर हमला करता है और पैरालाइज और ड्रेन इफेक्ट भी शुरू हो जाता है। जिन्हो स्पाइडर की आंख पर बार बार हमला करता है और जिन्हो स्पाइडर को मार देता है और जिन्हो का लेवल अप भी होता है। जिन्हो सोचता है कि अच्छा हुआ मैंने डेली क्विस्ट रिवॉर्ड का इस्तेमाल कर लिया। फिर जिन्हो स्पाइडर में से स्टोन को निकालने लगता है। जिन्हो सोचता है कि यकीन नहीं होता कि उसने अकेले बॉस को हरा दिया, और अब मुझे यकीन हो गया कि ये एक फॉल्स रैंकर है। जिन्हो स्पाइडर में से स्टोन को निकाल लेता है। जिन्हो को कहता है कि बॉस क्या मैं आपके लिए आपके स्टोन को उठा लूं, और ये बैग भी मैं उठा लूंगा, आप तब तक पानी पीजिए। जिन्हो सोचता है कि ये मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहा है, और जिन्हो जो है वो माना क्रिस्टल को निकालने लगता है, और तभी वहाँ डोंगसुक आ जाता है और दूसरी तरफ जिनचुल गो के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। गो जिनचुल के हमलों को रोकता है और जिनचुल को एक पंच मारता है। गो जिनचुल को कहता है कि क्या तुम ठीक हो? जिनचुल कहता है कि हाँ सर मैं ठीक हूँ, मानना पड़ेगा आज भी आप उतने तेज और ताकतवर हो। तो गो कहता है कि मैं पहले के मुकाबले काफी स्लो हो गया हूँ, पर तुम डिफेंस में काफी अच्छे हो गए हो। आगे हम देखते हैं कि डोंगसुक कहता है कि क्या वो बॉस मर गया? तो क्यूवान कहता है कि क्या ये मोटा एक स्पाइडर ही था? क्या उस गियर से एक सी रैंक बॉस को हराना मुमकिन है? पर ये बॉस एक डी रैंक से हार गया। क्या ये इतना कमजोर था? तभी डोंगसुक कहता है कि जिन्हो मुझे तुम्हारा गियर काफी अच्छा लगा, और तुम्हारे डैडी यूजिन कंस्ट्रक्शन के मालिक हैं, है ना? तो जिन्हो कहता है कि तो क्या? तो डोंगसुक कहता है कि जिन्हो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, जिन्हो को मार दो। शायद अब तक तुम्हें पता चल गया होगा कि हम बेकार लोगों को चुनते हैं अपनी टीम को पूरा करने के लिए, और उन्हें मरता हुआ छोड़कर सब कुछ लूट लेते हैं। क्या जिन्हो तुम हमारे साथी बनोगे? यहाँ से जिंदा जाने का सिर्फ यही रास्ता है। घबराओ मत, यहाँ जो भी होता है वो यही रहता है। या तुम एक डी रैंक होकर भी एक ई रैंक वाले से डर रहे हो। जिन्हो अपनी तलवार निकालता है और जिन्हो की तरफ जाता है। जिन्हो का साथ देता है। तो डोंगसुक कहता है कि अब मुझे तुम दोनों को मारना होगा। डोंगसुक क्यूवान को कहता है कि वो पहले जिन्हो को मार दे। डोंगसुक अपने साथियों के साथ जिन्हो और जिन्हो की तरफ बढ़ता है। तभी जिन्हो के पास एक अर्जेंट क्विस्ट आता है जिसमें लिखा होता है कि जिन्हो को सामने खड़े 6 लोगों को मारना होगा जो कि उसे मारना चाहते हैं। तभी क्यूवान जिन्हो पर हमला करता है और जिन्हो दूर जाकर गिरता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ हंटर्स आपस में एक दूसरे की ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो हेजिन कहती है कि तुम दोनों की तो ए रैंक डंजन ट्रेनिंग चल रही है मिस चाहन के साथ। तो
तो गीना कहती है कि मिस चाहन ने एक ही बार भी उस बॉस को मार दिया। हम सभी काफी हैरान थे, पर कीहुन सबसे ज्यादा हैरान था क्योंकि वो अगली स्ट्राइक टीम का कैप्टन बनना चाहता है। पर हेजिन तुम्हारे गिल्ड के चुल का क्या, उसे भी तो यही पोजीशन चाहिए। तो हेजिन कहती है कि वो इतना बुरा भी नहीं है। तो गीना कहती है कि हम किस्मत वाले हैं, व्हाइट टाइगर गिल्ड और हंटर गिल्ड दोनों बड़ी गिल्ड्स हैं। तो हेजिन कहती है कि तुमने सही कहा। और आगे हम देखते हैं कि डोंगसुक जिन्हो को कहते हैं कि जिन्हो मर गया। तो जिन्हो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और वहाँ जिन्हो सोच रहा होता है कि मैं कैसे भूल गया, मैं ऐसी जगह काम कर रहा हूँ जहाँ ताकतवर जिंदा रहते हैं। पता नहीं मुझे कैसे इनकी आदत हो गई है। ध्यान न रखना, ओवर कॉन्फिडेंस और अंधा विश्वास। सिस्टम मुझे उन्हें मारने को कह रहा है। शायद सिस्टम चाहता है कि मैं जिंदा रहूं और ताकतवर बनूं। जिन्हो को जिंदा देख काफी खुश होता है। जिन्हो कहता है कि तो ठीक है, सिस्टम मेरा इस्तेमाल करना चाहता है तो मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। डोंगसु कहता है कि क्योवान इतना कमजोर हमला मत करो। तो जिन्हो कहता है कि मैं भूल गया था कि कमजोर के साथ ऐसा ही होता है। अगर तुम हंटर हो तब तुम खुद भी हंट होने के लिए तैयार हो जाओ। तभी जुंटे आगे आता है और कहता है कि इसे तो मैं देखता हूँ। देख लड़के, हमें नहीं पता कि यहाँ क्या चल रहा है, क्या हम हंट होने के लिए तैयार हो जाएं? तेरे जैसा ई रैंक हंटर क्या ही उखाड़ लेगा। तभी जिन्हो अपना डैगर निकालता है और जुंटे का गला काट देता है। सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। डोंगसुक सोचता है कि जुंटे एक डी रैंक हंटर था, एक ई रैंक हंटर उसे कैसे मार सकता है। और जिन्हो सोच रहा होता है कि मैंने एक इंसान को मार दिया, भले ही मैं सिस्टम की बात सुन रहा हूँ, पर अगर मैं ये नहीं करता तो मैं मर जाता। अब मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। तभी डोंगसुक के बाकी साथी जिन्हो पर हमला करते हैं। जिन्हो उन हमलों को रोकता है और उनसे बचता है और दो हंटर के शरीर पर कट्स लगा देता है, जिससे वो दोनों पैरालाइज हो जाते हैं। और फिर जिन्हो उन्हें भी मार देता है। आगे जिन्हो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके एक हंटर के पास जाता है और उसे भी मार देता है। क्योवान जिन्हो पर हमला करता है। जिन्हो क्योवान के हमले से बचता है और क्योवान को भी मार देता है। जिन्हो 6 में से 5 लोगों को मार देता है। तो जिन्हो कहता है कि ये डंजन बॉस से लड़ने के बाद अब और भी ज्यादा ताकतवर लग रहा है। इधर डोंगसुक सोच रहा होता है कि इसने मेरी पूरी टीम को 1 सेकंड में खत्म कर दिया। क्या इसने अपनी ताकत छुपा कर रखी थी और शायद इसने ही बॉस को मारा है। पर मैं भी एक सी रैंक हंटर हूँ और इन सबसे काफी अलग हूँ। डोंगसुक अपनी एबिलिटी रेनफोर्समेंट का इस्तेमाल करता है, जिससे डोंगसुक का शरीर स्टील जितना मजबूत हो जाता है। और डोंगसुक जिन्हो पर हमला करता है, पर जिन्हो अपने एक हाथ से ही डोंगसुक को जमीन पर पटक देता है। जिन्हो कहता है कि मैं पूरे टाइम लेवल अप कर रहा था। तो डोंगसुक सोचता है कि ये क्या हो रहा है, ये एक ई रैंक हंटर हो ही नहीं सकता है। डोंगसुक जिन्हो को कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, माना क्रिस्टल और स्टोन्स तुम ले लो। तो जिन्हो कहता है कि तुमने मुझे 3 बार मारने की कोशिश की और तुमने ही कहा था कि यहाँ जो भी होता है वो यही रहता है। तो डोंगसुक कहता है कि तुम जानते नहीं मेरा भाई कौन है। और तभी जिन्हो डोंगसुक का गला काट देता है और जिन्हो का अर्जेंट क्विस्ट पूरा हो जाता है। फिर जिन्हो और जिन्हो डंजन से बाहर आ जाते हैं। तो बाहर एक ऑफिसर कहती है कि तुम दोनों कह रहे हो कि सारे सी रैंक हंटर मारे गए और एक डी रैंक और एक ई रैंक हंटर जिंदा बचे हैं। तो जिन्हो कहता है कि हाँ यही बात है। तभी ऑफिसर की नजर जिन्हो के गियर पर पड़ती है और वो कहती है कि ये तो माया कंपनी की लॉइन लॉन्ग स्वॉर्ड है जो अभी निकली है। इधर जिन्हो सोच रहा होता है कि मुझे इसके लिए भी रिवॉर्ड मिला है, मर्डरस इंटेंट स्किल, जो कि दुश्मन की एबिलिटी को आधा कर देती है। तो ऑफिसर कहती है कि तो तुम अपने गियर की वजह से बच गए और वो कहीं छुप गया। तो जिन्हो कहता है कि हाँ ऐसा ही हुआ था। फिर ऑफिसर वहाँ से चली जाती है और जिन्हो भी वहाँ से जाने लगता है। तो जिन्हो कहता है कि आपने बहुत अच्छा किया, शुक्रिया। और तभी बारिश शुरू हो जाती है और जिन्हो सोचता है कि अच्छा हुआ मैंने उसे अम्ब्रेला दे दिया था।